पिछले साल यानी 2020 का अंत आते आते भारत टेक्निकल रिसेशन में चला गया था। जैसे ही कुछ रिकवरी की उम्मीद बधी, इस साल मार्च अप्रैल में कोरोना का डेडली वेरिएंट दरवाजे पे खड़ा था, जिसका ये वेरिएंट हालांकि पहले वाले से ज्यादा खतरनाक था, लेकिन लॉकडाउन वगैरह नहीं हुए, शेयर मार्केट पे इतना असर नहीं पड़ा और अर्थव्यवस्था भी थोड़ा बहुत रिकवरी की ओर को चलती रही। लेकिन कई वित्तीय संस्थाओं ने जो प्रोजेक्शन किया था भारत की जीडीपी को लेकर, वो कमतर किया। और भी कई चीजें ऐसी हुई 2021 में, जिनके बारे में हम आज के एपिसोड यानी कि 2021 के अंतिम एपिसोड में बात करेंगे। बात करने के लिए साथ में हैं हमारे नरेंद्र ठाकुर जी। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ दर्पण। आप सुनाएं कैसे हैं? नरेंद्र जी, ये कोई जी बिल्कुल मैंने कहा क्या तैयारी है सेलिब्रेशन की 31st को? जी नरेंद्र जी, मैं भी बहुत अच्छा हूं और शुक्रिया पूछने के लिए। दर्शकों का भी स्वागत कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा अलग बिल्कुल। फॉर्मेट में शुरुआत की थी। दर्शकों का स्वागत रह गया था। तो तैयारी तो ये है नरेंद्र जी, अभी मैं एक जगह व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा था कि 2022 को 2022 यानी कि जो भी वाला टू होता है, भी कहते हैं, तो कुछ कमोबेश स्थितियां 2020 में भी यही थी। भारत में कोविड नहीं आया था, विश्व में हाहाकार मचा हुआ था और हम वर्क फ्रॉम होम के बारे में हमने सोचा भी नहीं था। अभी जब सारी चीजें ऑलमोस्ट समाप्त होने को है नरेंद्र जी, सभी लोगों को पता है, तो फिर से वही स्थितियां और विकराल रूप में आ रही हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये उतना घातक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन द सेंस कि ये धीरे धीरे जो कोविड का जो पेंडेमिक है, वो इसी के चलते एंडेमिक में समाप्त हो जाएगा। यानी कि हर साल छोटे मोटे वायरस के रूप में रह जाता है, क्यों रह जाएगा? क्योंकि ये फैल बड़ी तेजी से रहा है, लेकिन ये उतना डेडली नहीं है जैसे कि हमने कहा था। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अभी काफी जल्दी होगी। रिपोर्ट्स की बात करें तो 5 से 6 लाख केसेस अभी तक यूएस में नहीं आए थे और अब आने शुरू हो गए। तो स्थितियां विकराल है, भविष्य के बारे में हम बात जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले नरेंद्र जी, 2020 का एक एक ईयर एंडर की तरह अगर हम इस पर बात करें, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी किटी में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए क्या क्या है। उससे पहले थोड़ा सा पिछले 2 एपिसोड का हम एक एक रिकैप, जैसे 2021 का कर रहे हैं वही कर ले, कि हमने कृषि क्षेत्र पे बात की, ग्रामीण रोजगार पे बात की, और हमने कल वाले एपिसोड पे बात की बेरोजगारी या रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में भारत में क्या क्या हुआ और क्या क्या उम्मीदें हैं। तो आज नरेंद्र जी, हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? शुक्रिया दर्पण। और दर्शकों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और नए साल की मुबारकबाद भी हम दे दें साथ में, और अच्छा सा साल बीते। उसी के तहत हम बिल्कुल आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पे एक तरह से दर्शकों से साझा करना चाह रहे हैं कि क्या क्या 2021 में चैलेंजेस रहे, जो कि 2022 के लिए हमारे लिए लेसन भी हो सकते हैं। ब्रॉडर लेवल पे आज हम इकोनॉमी लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने ठीक बोला कि पिछले एपिसोड में हमने एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्पेसिफिकली बात की थी, और अब हम ब्रॉडर लेवल पे पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करना चाहते हैं। और उसमें मुझे 5 पॉइंट इम्पोर्टेंट लगते हैं जो कि चैलेंजिंग है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, जो हमने विटनेस किए हैं 2021 में। उसमें दर्पण पहला पॉइंट ये लग रहा है कि जो के शेप और वी शेप रिकवरी का जो एक डिबेट है, कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अभी भी जो है उतना हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं ग्रोथ रेट को, जितना कि प्री कोविड 19 पैंडेमिक से पहले की जो स्थिति थी। और उसमें ये बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जनरली जो लोग बोल रहे हैं कि पहले बिल्कुल डाउन हुआ और -23.5% ग्रोथ रेट हो गया था कुछ क्वार्टर्स में, खासकर जो सेकंड वेव थी
अप्रैल मई में 2021 में। और अब जो है यदि 9.5 एस्टिमेट कर रहे हैं, आरबीआई का एस्टिमेट आ रहा है, या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का डेटा भी आया है कि 8.4% जो है वो लास्ट क्वार्टर में रहा है ग्रोथ रेट, और हम अराउंड 9% जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कई इकोनॉमिक्स ये कह रहे हैं कि यहाँ हमने कहाँ पे डाउनफॉल देख लिया 23.5 का, और अब हम पॉजिटिव 9.5% देख रहे हैं, आरबीआई बोल रहा है। लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स ये भी कह रहे हैं, जो मुझे भी लगता है, कि ये के शेप या वाई शेप रिकवरी है, कि अभी भी हम प्री कोविड-19 के टाइम में जो जीडीपी जितना हम अटेन कर रहे थे, उतना हम अभी भी अचीव नहीं कर रहे हैं। और यदि हम इसमें इन्फ्लेशन रेट को भी ऐड कर लें, तो फिर रियल लेवल पे हम अभी भी लो लेवल पे हैं। और हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर जो था वो -7.1% ग्रोथ रेट था, और उससे यदि 9.5 भी हम कहें तो अराउंड 2.4% ही ग्रोथ रेट हमारा रहने वाला है। तो 2019 वाला जो है अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वी शेप रिकवरी है, या तो ये बिल्कुल क्लियरली के शेप रिकवरी है। कुछ लोगों का वो फायदा हुआ है, खासकर स्टॉक मार्केट में जिन्होंने पैसा लगाया है, और हम बात करते रहे हैं खर्चा पानी में, उन लोगों को रिटर्न भी आया। लेकिन इवन स्टॉक मार्केट में ये वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और काफी लोगों का लॉस भी हो रहा है, और हम डिस्कस करते रहे हैं किस तरह से पेटीएम का इन्फ्लेटेड जो है वो इशू आया, और किस तरह से डाउनफॉल हुआ उसके प्राइस का। और वैसे ही और सेक्टर में भी हम बात कर रहे हैं। ओके, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही कह रहा था कि आपने आपने ये सही अपने आप ही एक फॉर्मेट तय कर दिया कि हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। वो 5 चीजें ऐसी होंगी जिनको लेकर हम लगभग सभी चीजें कवर कर लेंगे, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे वो कुछ सालों की हो, बीते कुछ सालों की, जो कि स्पेशल ईयर रहे थे। ऐसे ऐसे साल रहे थे जो सामान्यतः आपको देखने में नहीं मिलते। तो अभी के दूसरे दूसरे पॉइंट में जाए, जो आप जिसको खोलेंगे दूसरे पॉइंट को, उससे पहले कुछ इस पे डिस्कस कर लिया जाए कि हम लोगों को वी शेप रिकवरी के बारे में पता है कि जैसा कि उसका शेप है कि जितनी तेजी से घटी उतनी तेजी से या लगभग उतनी ही तेजी से बढ़ी। साथ ही साथ हमको के शेप रिकवरी के बारे में भी पता है कि घटी, और कुछ जो हैं वो बढ़ने लग गए, कुछ सेक्टर्स बढ़ने लग गए, कुछ डेमोग्राफिकली कुछ लोग बढ़ने लग गए, या फिर शेयर में भी कुछ शेयर्स बढ़ने लग गए, लेकिन कुछ शेयर्स या तो घटने लग गए उसी तरीके से, या फिर उतनी तेजी से नहीं बढ़े। तो ये हो गई आपकी के शेप रिकवरी। आपने आज एक नई बात की, वाई शेप रिकवरी की, तो इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। उसके बाद फिर मैं शेयर मार्केट से जुड़ा आपसे सवाल पूछूंगा, और फिर हम दूसरे पॉइंट में चलेंगे। बिल्कुल, मतलब के शेप रिकवरी आपने बिल्कुल ठीक ही बता दिया कि कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ हुई है, जिसमें कि खासकर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, जहाँ पे कि ज्यादा हम जो है प्रोडक्शन देख रहे हैं। लेकिन जो और सेक्टर्स हैं, खासकर जो टूरिज्म सेक्टर है या हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, उसमें जो है डिक्लाइन हुआ है। तो इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है या इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसमें डिक्लाइन हुआ है, और उसी कारण से जो है उनकी जो वेजेस हैं उसका लॉस हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया है। तो उससे जो है जीडीपी वहाँ पे कम इंक्रीज किया है। तो इसलिए उसको कह रहे थे हम के शेप क्यों कह रहा हूँ, तो वाई शेप एक लेवल पे मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जाहिर सी बात है कि मान लीजिए 10% की ग्रोथ को अचीव भी कर लिया, स्टॉक मार्केट ने अच्छा उनको जीडीपी दे दिया, इनकम दे दिया, या आईटी सेक्टर को अच्छी जो है वो इनकम हो गई या एम्प्लॉयमेंट मिल गया। लेकिन मान लीजिए जब 90% या 95% जो है सेक्टर के लोगों को ठीक से ग्रोथ नहीं मिल रहा है या उनको इनकम नहीं मिल रही है, तो फिर डाउनफॉल ही होगा, क्योंकि डिमांड नहीं होगी इकोनॉमी में। तो आप सप्लाई कर भी दें तो डाउनफॉल एज ए होल पूरी इकोनॉमी का होगा। तो इसलिए हम उसको वाई शेप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल डाउनफॉल ही रिकवर कर लिया है। तो नरेंद्र जी, शुक्रिया। आपने तीनों तरीके की रिकवरीज के बारे में
विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताया, ताकि अगर कहीं वो ये टर्म्स देखें, हालांकि कई और तरीके की रिकवरीज भी होती हैं, यू शेप रिकवरी होती है और ये सब कुछ, तो जब भी कहीं वो देखें तो उनकी उत्सुकता तो कम से कम हो और वहां से एक स्टार्टअप ले सकें कि कैसे बाकी तरह की रिकवरीज को और फाइनेंस से जुड़े हुए और चीजों को जाना जाए। अभी पहले पॉइंट में ही रहते हुए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि शेयर मार्केट में भी क्या के शेप रिकवरी है? थोड़ा सा शेयर मार्केट का बैक में चले हिस्ट्री तो दर्शकों को बता देते हैं कि इंडेक्सेस जो होते हैं जिनमें 30 बड़े शेयर या 50 बड़े शेयर होते हैं, उनकी स्थिति मार्च 2020 में बहुत खराब हुई थी, जब मार्च और अप्रैल कह लीजिए, जब आपका कोविड की पहली वेव भारत में आई थी और लॉकडाउन लगा था। हालांकि जब कोविड की दूसरी वेव, जो कि पहली वेव से ज्यादा खतरनाक थी, तब तक मार्केट रिकवर कर चुका था और भी ऊपर बढ़ रहा था। मैं इंडेक्सेस की बात कर रहा हूं, 30 शेयर्स और 50 शेयर जो ब्रॉडर इंडेक्सेस हैं, जो सॉरी जो जो स्पेसिफिक इंडेक्सेस हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है, रिकवरी से भी बेहतर कर चुके हैं हम लोग, जितना जो हाईएस्ट था उसको भी हम पार कर चुके हैं, चाहे वो निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। सवाल यह है कि क्या यही के शेप रिकवरी शेयर मार्केट में भी है? एक चीज, ऐसा हो सकता है कि ब्रॉडर में तो शेयर्स बड़े हों, लेकिन कई शेयर्स हैं इतना घाटा दे रहे हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा सवाल ये कि ये जीडीपी का या भारत की अर्थव्यवस्था का शेयर मार्केट के साथ कनेक्ट डिस्कनेक्ट क्यों है, से पूछने से पहले आपसे ये पूछ देता हूं कि क्या वाकई में ये डिस्कनेक्ट कहा जा सकता है? बिल्कुल, यानी दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके। एक तो ये है कि ये हमें मानना पड़ेगा कि जो अप्रैल या इवन मार्च अप्रैल में 2021 में जो स्टॉक 2020। सेंसेक्स था, 2021 में जो स्टॉक जो इंडेक्स था या सेंसेक्स था, वो अराउंड 35 के अराउंड में था। और देखिए अब जो है वो जंप कर गया है, 60 से ऊपर चला गया था, वो अब जो है अराउंड 59 है या 58 है। तो उस लेवल पे तो यस एक जंप है, और एक सेक्शन को कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए रिटर्न है। लेकिन उसमें डाउनफॉल भी है, जिसके बारे में हम बात करते रहे हैं कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको खासकर जो आईपीओ के टाइम में काफी इन्फ्लेट किया गया था प्राइसेस को, और उसमें उनको लॉस हुआ है। लेकिन एज ए होल स्टॉक मार्केट में गेन तो हाई है। और इनफैक्ट मुझे याद है कि काफी लोग बोलते रहे हैं कि अराउंड म्यूचुअल फंड में ही उनका पैसा जो था अराउंड 20-30,000 था, जो कि इसी साल में वो 1 लाख टच कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज जो रिटर्न दिख रहा है कि वो हाई लेवल पे है, और वो सेंसेक्स के अराउंड भी मूव कर रहा है, और जो आप बोल रहे हैं एनएससी में भी वही इंडेक्स जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि ये डिस्कनेक्ट क्यों है। उसका डिस्कनेक्ट का कारण क्लियरली ये है कि जो जीडीपी जो है वो रियल इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, कि जी प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इनकम कितनी जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है। जबकि स्टॉक मार्केट जो है ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। स्टॉक मार्केट एक तरह से एक्सपेक्टेशन बताता है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा कंपनीज में। और ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि वो 30 जो कंपनीज है, जो बेस्ट कंपनीज हैं, लार्ज स्केल जो कंपनीज है, उनके रिटर्न का वो इंडेक्स होता है, उनके प्राइसेस का इंडेक्स होता है। और जो 50 कंपनीज जो है एनएससी में जो है वो उसका इंडेक्स होता है, उनके प्राइसेस कितने इंक्रीज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एज ए होल लार्ज कंपनीज का जो शेयर है प्रोडक्शन में या जीडीपी में वो कम है। लार्जर तो सेक्टर जो है हम पहले ही बात कर चुके हैं, और इनफैक्ट अभी हम थोड़ी देर में बात भी करेंगे कि 95% जो है वो तो इनफॉर्मल सेक्टर ही है। और वो सारी कंपनियां 50 या 30 कंपनियां रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं कि क्या हो रहा है जीडीपी में। और वो क्या हो रहा है रियली ये है कि आम आदमी के पास इनकम पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, या एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या जो है उनकी गरीबी कम हो रही है नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं सेंसेक्स से या एनएससी के इंडेक्स से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये डिस्कनेक्ट है कि कहीं ना कहीं आपको अनएम्प्लॉयमेंट, और ये इनफैक्ट लिंक भी करूंगा इनफैक्ट आगे वाले पॉइंटों से कि उनमें हमारी कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, जो आगे हमें 4 पॉइंट डिस्कस जी करने हैं। जी।
तो सीधे उसी पे चलते हैं, क्योंकि फॉर्मेट भी आप ही ने सेट किया है, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा उस विषय में थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट बिल्कुल ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले वाली डिस्कशन से लिंक है, जो हम खर्चा पानी बात करते रहे हैं, कि अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज बना हुआ है। जब के शेप रिकवरी है या वाई शेप उसको हम कहें, वो रिकवरी है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हाईएस्ट है। और हमने पहले ही बात किया 45 ईयर्स में हाईएस्ट थी, और कोविड-19 ने तो वो कमर ही तोड़ दी है, और उसमें मिडिल क्लास के लोग भी बेरोजगार हुए हैं और उनकी वेज लॉस भी हुआ है। हम्म। तो सेकंड चैलेंज ये है, मतलब के शेप रिकवरी के साथ सेकंड चैलेंज है कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, और वो कोविड-19 पेंडेमिक में ज्यादा हुआ है। और यदि ओमिक्रॉन की बात हो रही है, तो फिर वो चैलेंज और उभर के आ रहा है। जी। तीसरा जो पॉइंट है, वो पॉइंट है कि पॉवर्टी फर्स्ट टाइम, मतलब कि पहली बार हो रहा है कि नंबर बढ़ गया, एब्सोल्यूट नंबर जो है गरीबों का, वो इंक्रीज कर गया है इंडिया में। तो इसलिए जब हम कह रहे हैं वाई शेप रिकवरी या जी के शेप जी रिकवरी, जी। वो उसके साथ लिंक है कि वो पहली बार वो नंबर बढ़ रहा है। और उसके अलावा जो जो पॉइंट्स हैं, वो है कि मतलब जो फोर्थ पॉइंट है, वो है कि कंजम्पशन जो है, प्राइवेट कंजम्पशन, जो हम पहले भी बात करते रहे और आसान शब्दों में बात कर सकते हैं कि जीडीपी के चार हिस्से होते हैं। एक है प्राइवेट कंजम्पशन, एक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हम्म। और एक एक होता है नेट एक्सपोर्ट। तो हम्म। उनमें से जो प्राइवेट कंजम्पशन का जो शेयर है इस टाइम, वो 55% है पूरे हम्म। जीडीपी में। मतलब जो लोग कंज्यूम करते हैं, होटल में जाते हैं, घर में खाना खाते हैं, सर्विसेज, ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो स्पेंड कर रहे हैं वो, तो स्पेंडिंग में कमी आई है, जो एक्सपेंस में कमी आई है, खर्चे में कमी आई है हम्म। लोगों की। तो ये फोर्थ पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यदि आम लोगों की जो 55% जीडीपी का हिस्सा है, हम्म। उसमें यदि कमी आ रही है 2021 में, जो डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट का, तो ये बड़ा चैलेंज है दरअसल। उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा आने वाले साल में गवर्नमेंट। जी। जो लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करते रहे हैं, वो है बेसिकली इनइक्वालिटी जो है, जो इनकम की इनइक्वालिटी है या जो वेल्थ की इनइक्वालिटी है, वो इंक्रीज की है इस दौरान। और वो हम डेटा पहले बताते भी आए हैं कि जो टॉप 1% है या टॉप 10% है, हम्म। उसका शेयर जो है इंक्रीज कर रहा है। इसलिए वो हम बात कर रहे थे कि हम्म। इसलिए वी शेप रिकवरी नहीं है, वो के शेप है। के में वो जो ऊपर जो कर्व जा रहा है, वो हम्म। उनका जा रहा है स्टॉक मार्केट में जनरली अर्न कर रही है लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज है, उसमें जो जिन्होंने पैसा लगा रखा है, या जो रिच हैं या आईटी सेक्टर में जो है। और जो टॉप बॉटम 50% है, जिसमें हम पहले ही बात करते रहे हैं कि उनके पास पूरे हिंदुस्तान की जो इनकम है वो 12% है। मतलब 50% लोगों के पास, जो नीचे 50% बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब 50 करोड़ लोगों के पास, यदि मैं ऑन एवरेज कह रहा हूँ, 60। यदि सिर्फ 12% ही इनकम है, और वेल्थ के रूप में देखें जो एसेट्स होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो तो 8 ही % है। तो हम्म। इतनी कम है। और यदि हम टॉप 10% को देखें, उनके पास इनकम होगी है या वेल्थ होगी है, आप तरह से मान सकते हैं 57 से लेके 75% तक। तो हम्म। मतलब 57% इनकम है टॉप 10% के पास इस टाइम इंडिया में। और वेल्थ जो है वो अराउंड 75% है। तो 75% वेल्थ जो है 10% लोगों के पास ही है, तो वो लिंकेज बनता है स्टॉक मार्केट से। और हम्म। रियल इकोनॉमी जो रिफ्लेक्ट कर रही है बॉटम एक तरह से 90% या 50% को हम्म। हम उसको कह रहे हैं। इसी से लिंक हो रहा है इस फिफ्थ पॉइंट से, कि यदि वाइडर लेवल पे इनइक्वालिटी यदि कोविड-19 पैंडेमिक में हुई है, खासकर हम्म। 2021 में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी फिर नीचे गया है। ये एक समझने वाली बात है कि क्रिटिकल है वो, कि और उसमें एजुकेशन, हेल्थ जो है, उसमें चैलेंजेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो इनइक्वालिटी के साथ ही लिंक है, इसलिए मैं वो रेफर कर रहा हूँ। जी, आपने इनइक्वालिटी की बात की, आपने गरीबी जो एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ी उसकी बात की, और उसको बड़े बड़े सही ढंग से आपने उसको के शेप रिकवरी के साथ जोड़ा। यहाँ जहां पे मुझे लगता है कि शेयर मार्केट से कमाने वाले या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आपके वो के शेप के ऊपर वाले डंडे में आते हैं, और जो हम धीरे धीरे गरीबी की रेखा से जो लोग जा रहे हैं, वो भी एब्सोल्यूट नंबर्स में जा रहे हैं। जो कई दशकों में हम गरीबी से लोगों को उबारने में सफल हुए थे, हम बार बार इस बात को कह चुके हैं, वो फिर से गरीबी की गर्त में जा रहे हैं, और अब पता नहीं कितने और साल उनको वापस लाने में लग जाएंगे।
ये एक चीज है। और आपने बेरोजगारी की बात कही, तो चूंकि मेरे पास डेटा है तो डेटा शेयर कर देता हूँ कि 90% रोजगार जो है असंगठित क्षेत्र से आता है। और इसी वजह से वहीं पे के शेप रिकवरी वाली बात आ जाती है कि वहां पे उसी वजह से बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हो रही है। सीएमआई के 30 दिन के मूविंग एवरेज के हिसाब से दिसंबर में भारत में बेरोजगारी की दर 8%, जो कि नवंबर 2021 में आपकी 7% थी। तो ये सब डेटा आपका यही बता रहा है कि 30 दिन मूविंग एवरेज यानी कि हफ्ते हफ्ते का आता है इनका, तो ये 4 हफ्तों का या 5 हफ्तों का, जैसा भी उस दिन का, जैसा भी उस वीक का समय हुआ, उस मंथ का वीक हुआ, उस हिसाब से ये करते हैं। तो इन सब डेटा से वही के शेप रिकवरी वाली बात निकल के आती है नरेंद्र। बिल्कुल, और इसलिए इनफैक्ट अच्छा किया आपने डेटा रेफर कर दिया, उसका हम ब्रेकअप भी ले लें। तो वही हम बात पहले भी करते रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8%, पौने पौने 8% जो है रूरल सेक्टर में है, और 10% जो है अर्बन सेक्टर में हो गया है। तो हम्म। अर्बन सेक्टर में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हम्म। उसी के साथ लिंकेज जो मैं इसमें पॉइंट मिस कर रहा था, वो हम्म। है कि एक चैलेंज और बना हुआ है, वो है इन्फ्लेशन कि हम्म। प्राइसेस बहुत इंक्रीज कर गए हैं। और डब्ल्यूपीआई की हम जी। बात करते रहे हैं कि जो थोक मूल्य सूचकांक है वो तो 14% जंप कर गया है, 14.23% जो है वो इंक्रीज कर रहा है प्राइसेस जो हैं। और ये ध्यान रखना होगा हमें कि डब्ल्यूपीआई धीरे धीरे जो है कंज्यूमर के प्राइसेस को इंक्रीज करेगा। बिल्कुल। तो फूड के प्राइसेस जो इंक्रीज करेंगे तो उतने चैलेंज बढ़ जाएगा। ये तो ध्यान रखना। जी, ये ध्यान बिल्कुल रखना इसलिए भी जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। डब्ल्यूपीआई पे ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आरबीआई ऑफिशियली इसको प्रमोट नहीं करती है, वो सीपीआई की ओर को ध्यान देती है। लेकिन डब्ल्यूपीआई दर्शक समझते होंगे कि वो होलसेल प्राइस प्राइस इंडेक्स है कि थोक मूल्य पे चीजें कितनी महंगी मिल रही हैं, या फिर आपका जो कच्चा माल है जो कि थोक में खरीदा जाता है वो कितने में मिल रहा है। अगर उसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो निश्चित है देर सवेर वो सीपीआई में, जो कि आरबीआई जिसको जिसको ध्यान देती है, जिसको पॉइंट आउट करती है, जिसको ऑफिशियली मानती है, उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। जी नरेंद्र जी, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं, ठीक हुआ आपने कहा। तो इसलिए ये बात भी है, चैलेंज बिल्कुल बना हुआ है जो लिंकेज आपने बताई, क्योंकि यदि रॉ मटेरियल का प्राइसेस जो है होलसेल पे हाई है, या पेट्रोल का प्राइसेस हाई है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले सालों में जो है या महीनों में महीनों में। वो आपको कंज्यूमर गुड्स में भी दिखेगा, फूड इन्फ्लेशन में भी दिखेगा। तो ये एक चैलेंज बना हुआ है बिल्कुल। और इसी के साथ मतलब ये जो हम 5 पॉइंट हम डिस्कस किए हैं, उसी के साथ हम ये बात करना चाह रहे हैं आगे कि क्या 2022 में हमारे पास क्या ऐसी घटनाएं हैं या क्या ऐसा आने वाला है जिससे कि हम बेहतर साल हम कहें कि 2022 लोगों के लिए हो। जी, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, जो 2022 में ही आएंगी। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो वार्षिक तौर पर हर कैलेंडर ईयर में होती हैं। तो बजट जैसे घटना है और जल्दी आने वाला है, 1 महीना, एग्जैक्ट 1 महीना बचा है हमारा, क्योंकि 1 फरवरी को आ जाता है। हालांकि वो लागू 1 अप्रैल से होता है, ये बात अलग है, लेकिन प्रभाव चीजों में पड़ना दिखना शुरू हो जाते हैं। बजट में पिछली बार काफी चीजें थी जिसकी वजह से स्लिम बजट भी कहा जा रहा था, लेकिन एक प्रोग्रेसिव बजट, कम से कम जो प्रो गवर्नमेंट थे वो तो ये कह ही रहे थे। हालांकि उसका विरोध भी हुआ था और कई चीजें और भी हुई थी। फिजिकल डेफिसिट को लेके ध्यान न देना एक बड़ा बोल्ड कदम माना गया था। जो आपका जो सरकार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो सबसे ज्यादा चेक रखती थी फिजिकल डेफिसिट में। अब की बार नहीं रखेंगे या नहीं रखने का कम से कम कहा था। प्राइवेटाइजेशन वाली बातें थी। उसके अलावा राहत पैकेजेस कई हुए, बजट के इतर भी अगर हम बात करें तो राहत पैकेजेस की भी कई बात हुई। तो पुराने बजट को से शिक्षा लेते हुए और भविष्य के बजट में उम्मीदें और क्या होना चाहिए, ये दोनों सवाल मेरे रहेंगे आपसे। उम्मीद बिल्कुल, जो आप कहते रहते हैं कि दुनिया कायम है उम्मीद पे, हम्म। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा साल लोगों का बीते, और ऑब्वियस है कि उसके लिए उनकी अर्थव्यवस्था या जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहे, तो नेचुरली और खुशियां आती हैं जिंदगी में। उसी के तहत ही हम बात करते रहते हैं दर्शकों से भी, और उनके कमेंट को भी वेलकम करते रहते हैं, जहाँ क्रिटिकली वो लिखते रहते हैं, पॉजिटिव या कोई क्रिटिक आता है। उसके तहत ही हम ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी पांच पांच हमने चैलेंजेस बताए, तो थोड़ा कनेक्ट भी कर सकते हैं दर्शक कि पांच ऐसे क्या चैलेंजेस हैं या क्या आशाएं ऐसी हम रख रहे हैं आने वाले साल में,
तो एक तो हम क्लियरली हम आज जो देख ही रहे हैं दिल्ली में या मुंबई में कि ओमिक्रॉन की दस्तक है और बहुत मेजर लेवल पे है। और आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन में बोल ही दिया कि उसकी एक वर्जन ये भी आ रहा है कि ये एंड गेम है, एक तरह से एंडेमिक है, क्योंकि डेल्टा के बाद जो है अब ओमिक्रॉन जो है वो लास्ट है और उसका उतना साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। और ये बात सही है कि थोड़ा उसको देखना भी बाकी है कि ओल्ड एज जो पर्सन है उन पे कितना इम्पैक्ट होगा या बच्चों पे कितना इम्पैक्ट होगा इंडिया में। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, उतना सीवियर इम्पैक्ट नहीं आ रहे हैं जितने की सेकंड वेव में दिख रहे हैं अभी तक। तो इकोनॉमी लेवल पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं? ऑब्वियसली एक सेंटिमेंट तो होता ही है मार्केट में, और हमने देखा है कि लाइफ्स और लाइवलीहुड दोनों ही इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी भी हम एक पॉजिटिव होप लेके चल रहे हैं कि उतना लाइफ्स का नुकसान नहीं होगा जिंदगियों का, और उतना ही बेरोजगारी जो बढ़ी और जीडीपी ग्रोथ जितनी नेगेटिव रही और जितना हमारा डाउनफॉल हुआ जीडीपी में, आई होप कि वो नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, मैं विश कर रहा हूँ और हम लोगों को विश करना चाहिए कि उतना मेजर लेवल पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना रियल इकोनॉमी में होगा ना फाइनेंशियल सेक्टर में होगा इंडिया के। दूसरा, जैसे कि अभी हमने कहा कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो स्केड्यूल होती हैं, हर साल होती हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हर साल नहीं होती हैं। एक चीज है जो हर 5 साल में एक बार होती है, वो है चुनाव। केंद्र के चुनाव के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चुनाव, हर एक की राय अलग अलग हो सकती है, कहा जाए तो वो होगा यूपी का चुनाव। और इसके अलावा और भी कई राज्यों में, कम से कम प्रथम 6 महीनों में हमें पता है कि 4 राज्यों में तो न्यूनतम होने ही वाले हैं, और उसके बाद कैलेंडर्स आएंगे और भी जगह चुनाव हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे साथ खर्चा पानी शो करते थे अंशुमन जी, तो वो कहते थे कि अगर पेट्रोल के दाम या तो क्रूड पे निर्भर है, या टैक्सेस पे निर्भर है, या चुनाव पर निर्भर है, तो ये, हालांकि वो पेट्रोल एक मैस्कट बना के वो पूरी बात ही कह देते थे, और यही चीज हम भी बार बार डिस्कस करते रहते हैं। तो इकोनॉमी पर चुनाव का वैसे क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो हर इकोनॉमिस्ट जानता है कि कितना खर्चा होता है, कितने अरबों रुपया लगते हैं, कितना मानव संसाधन लगता है, और ये सब कुछ है ही। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या फायदे हो सकते हैं या क्या चीजें हो सकती हैं आचार संहिता लागू होने से पहले, पूरा इसका जो खेल है वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ दो, एक बात तो हमने कर ली ओमिक्रॉन को हम कैसे देख रहे हैं, और दो पॉइंट हमें लिंक करना चाह रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं जो पहले आपने कहा बजट वाली बात, और एक दूसरी चीज हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन आने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन जो 8 राज्यों में होगा, यूपी में आप कह रहे हैं, पंजाब में होगा, हिमाचल में होगा 2022 में, उत्तरांचल में। तो बिल्कुल उत्तरांचल में भी होगा, हिमाचल में भी होगा। तो इसके तहत हमने देखा है कि जैसे ही यूपी में इलेक्शन आने वाला था, तो ये जो 3 लॉ जो एग्रीकल्चरल फार्मिंग लॉ है वो विड्रॉ किए गवर्नमेंट ने। तो अंशुमन जी ठीक ही बोलते थे कि उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, और जो पॉलिटिकल जो वो होता है, इफेक्ट्स आते हैं, उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। और वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखा कि जैसी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही थी फार्मिंग तीनों लॉ को आगे आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, वैसे ही उनको विड्रॉ करना पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिमाचल का जो उनका रिजल्ट था, जो कांग्रेस ने जीती सीटें एमपी की और एमएलए की, इवन राजस्थान में, तो उसका इम्पैक्ट था वो। तो वही इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 में कि क्या होने वाला है। मतलब दो ऑप्शन है, या तो 8वां राज्य बीजेपी के पास चला जाए, तो जाहिर सी बात है कि उतने ही हो सकता है कि द्वारा वो एक तरह से जो आप कह रहे थे निजीकरण वाला जो उनका स्टांस है उसको और वो बढ़ाएं। और उसमें बड़ी बात नहीं है कि वो एमएसपी वाला जो डिमांड अभी कर रहे हैं फार्मर्स, और इनफैक्ट हम लोग भी कर रहे हैं क्योंकि हमें लॉजिकली उसका सेंस लगता है, वो जो है वो कहीं ना कहीं उसको उसमें बर्नर पे डाल दे। लेकिन यदि वो मान लीजिए दूसरी ऑप्शन है कि वो बीजेपी 8 में से 7 हार जाए और उसमें ऑपोजिशन आ जाए, तो फिर हमें ज्यादा मेजर इम्पैक्ट दिखेंगे। निजीकरण का जो एजेंडा जितना पावरफुली इम्प्लीमेंट कर रही है मोदी गवर्नमेंट, उसको उतना ही पैसिफाई करेंगे, क्योंकि जो फार्मिंग लॉज भी एक तरह से वो प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा था, और एमएसपी को भी इम्प्लीमेंट नहीं करने का भी एक तरह से सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग कम देना और प्राइवेटाइजेशन ज्यादा करना, वही एजेंडा है। तो हमें लगता है कि वो पैसिफाई होगा। तो एक तो ये हुआ कि इलेक्शन के क्या रिजल्ट रहेंगे, हम एक्सपेक्ट उससे उस सेंस में कर रहे हैं। और तीसरी जो बात है वो ये है कि बजट क्या होगा, जो एक बिल्कुल आपने कहा था फरवरी को जो आएगा।
जाहिर सी बात है कि ये डिपेंड करता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि उस टाइम तो रिजल्ट नहीं आएंगे आठों असेंबलीज के, लेकिन अभी जो मुझे हिंट लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है उनको कि एक लेवल पे अभी भी हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अभी भी जो रिच सेक्शन है, हम हमेशा बात करते रहे हैं और वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में दिख भी रहा है, या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन पे टैक्स इम्पोज करना चाहिए, जिससे कि उनके पास और उनकी किटी में पैसा आए और वो सोशल सेक्टर में या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में या पॉवर्टी एलिवेशन में, नरेगा के थ्रू, पीडीएस को यूनिवर्सलाइजेशन के थ्रू, या इवन हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में वो उसको फंड बढ़ाए। क्या होता है, मतलब ये हमारी विश है, लोगों की जिंदगी को अच्छा करने की विश है। सरकार क्या करती है, वो वही टॉप 10% के साथ खड़ी होती है या बॉटम 90% के साथ खड़ी होती है, ये देखना बाकी है। लेकिन हमारी विश है कि 90% या 99% पॉपुलेशन के साथ खड़ी हो, टैक्सेस बढ़ाएं रिच पे और पुअर पे कम करें, खासकर इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करें और डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज करें। बिल्कुल। मेरा सेकंड लास्ट सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, वो निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय लोगों को लेकर है, मुझे और आप जैसे लोगों को लेकर है, और वो है इनकम टैक्स को लेकर। जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स के स्लैब्स में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। पहली बार क्या किया गया था पिछले साल, कि 2 तरीके के इनकम टैक्स स्लैब घोषित किए गए थे। एक में आप कुछ भी शो ना करें, अपनी सेविंग शो ना करें, लेकिन आपको इनकम टैक्स का जो स्लैब्स है वो थोड़ा ऊपर बढ़ जाएंगे। और एक में है कि आप अपना सब कुछ शो करें, लेकिन वो उसके पिछले साल की तरह ही रहेंगे। तो वो थोड़ा गणितीय था, ब्रेक इवन पॉइंट बनाना पड़ता था कि मैं कौन सा वाला फाइल करूं कि मुझे फायदा होगा। सेम सैलरी में भी दो लोगों को अलग अलग तरीके से फाइल करने पर फायदा होता था, यानी कि स्लैब्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अब की बार तो खैर उस इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बात ही नहीं, यानी कि 2 सालों से समस्त इन्फ्लेशन के बावजूद, समस्त चीजों के बावजूद इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और एक तरफ सरकार को हर वित्तीय संस्थान, हर अर्थशास्त्री ये राय दे रहा है कि लोगों को पैसे दो ताकि वो खर्चा करे डायरेक्ट। तो ये स्पेसिफिकली इनकम टैक्स को लेकर आपका क्या राय है, क्या उम्मीद है, और क्या लगता है होगा? मुझे दरअसल हम इनफैक्ट 3 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आपने पॉइंट बिल्कुल अच्छे से पूछा है। मेरी जहाँ तक जितनी मैं इकोनॉमिक्स समझता हूँ और जो गवर्नमेंट पैटर्न मुझे दिख रहा है पॉलिसी मेकिंग पे, मुझे अभी नहीं लगता है कि कोई स्लैब में चेंज होने वाला है। एक तो वही कोविड-19 पैंडेमिक चला हुआ है, ऑलरेडी वेज लॉस है, अनएम्प्लॉयमेंट लॉस है। तो मुझे लगता है एक तो अच्छा इलेक्शन भी जो है आने वाला है असेंबली में, और 2024 में उनको पार्लियामेंट के इलेक्शन भी वो फेस करने हैं। तो एक तरह से अभी एक तरह सेमीफाइनल मानिए जो आप बिल्कुल यूपी के इलेक्शन को, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा वो टिंकरिंग करेंगे इनकम टैक्स स्लैब से। तो इसलिए और ये आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल वो उसी से लिंकेज है जो हम कह रहे थे कि डायरेक्ट ट्रांसफर की, इनकम ट्रांसफर की बात की जाए, क्योंकि वेज लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट लॉस दोनों हैं। तो जितना आप लोगों को पैसा देंगे उसी का इंसेंटिव होगा कि जो टॉप 10% है उनके पास भी प्रोडक्शन के लिए और इंसेंटिव होगा, और उससे इकोनॉमी और इमर्ज करेगी। कितना होगा देखने वाली बात है, लेकिन समझदारी यही होगी कि गवर्नमेंट जो है इस तरह के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात करे। ये बात तो होगी जो आपका प्रश्न था। उसके अलावा मैं 2 बातें कहना चाह रहा था कि 3 बात हम कर चुके हैं कि 2022 में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओमिक्रॉन के बारे में, या हम बात कर रहे थे कि बजट किस तरह का आएगा या इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा। तो 3 बात हमने की है। 2 बातें हम ये कहना चाह रहे हैं दर्शकों से या शेयर करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि अभी तक तो एनपीए कम हुए हैं, लेकिन एनपीए को कल ही खबर आई है, और आप भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा हूँ ये, कि एनपीए जो है राउंड अगेन 9.5% जो है वो बढ़ने वाला है, मतलब वो राउंड इतना रहने वाला है। तो एक चैलेंज तो यही होगा आने वाले साल में। और उसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ये भी बोला गया है, आरबीआई में रिपोर्ट आई है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एनपीएस बढ़ेंगे। और ये इसलिए गवर्नमेंट का और जिम्मेदारी बन जाती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप प्रोटेक्ट करिए। और प्रोटेक्शन का एक नजरिया ये भी है कि उनकी फंडिंग को, उनके लोन को आप देखिए कि वो कैसे, या उनके इवन ये सही बात है कि उन्हें प्रोडक्शन लिंक जो है इंसेंटिव्स दिए गए हैं, लेकिन और ज्यादा इंसेंटिव देने की जरूरत है। तो एक तो फोर्थ पॉइंट तो ये है।
और जो फिफ्थ पॉइंट है, मतलब क्या हम 2022 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये है यूएस में जो होने वाला है। मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन हमें हाई दिख रहा है, जो हम डब्ल्यूपीआई की बात कर रहे थे, और उसमें सीपीआई का भी एक्सपेक्टेशन हमारा हाई लग रहा है क्योंकि लिंकेज है उसमें। लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, जो हम एपिसोड कर भी चुके हैं कि अमेरिका को जब छींक आती है तो जुकाम यहाँ होता है। तो वो वाला इंडिया में जुकाम होता है, तो अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट वहां वो देखने वाला है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है आसान भाषा में कि वहां इन्फ्लेशन रेट इस टाइम 6.8% है, वो लास्ट 30-40 ईयर्स में हाईएस्ट है। और इसमें थोड़ा दर्शक से बात भी कर लें कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है 45 ईयर्स में, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो यूएस में हाईएस्ट है, और इंडिया में भी ऐसे हाईएस्ट ही है यदि हम डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करें लास्ट 20 ईयर्स में। तो उसमें यदि उनको कंटेन करना है इन्फ्लेशन रेट, तो वो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे, जिसको फेडरल रिजर्व हम कहते हैं। तो आने वाले साल में ये, और ये हम बात कर चुके हैं खर्चा पानी में, कि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, जिससे कि वहां पे मनी सप्लाई कम हो, और जिससे उसको कहते हैं टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी का, वो पॉलिसी मतलब एक तरह से अडेप्ट करेंगे। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, उसी की यहाँ जुकाम होगा, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा। तो 2022 में जितना हम ये कह रहे हैं अभी कि थोड़ा, इसको बोलते हैं एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है। एकोमोडेटिव मतलब कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन ये हम पहले बात कर चुके हैं कि आरबीआई में भी ये डिबेट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, कि डिप्टी गवर्नर्स के बीच में, कि अब जो है कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ रहा है। तो जैसे वहां पे इम्पैक्ट होगा, वो वहां पे एफपीआई का इम्पैक्ट हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन साथ में ये इम्पैक्ट सेंट्रल बैंक का यहाँ पे भी होगा, ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे। और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा यहाँ पे भी, तो फिर दोबारा टाइट एक तरह से मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आने वाले साल में होगा, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड तो कर चुका है, और वो फेडरल रिजर्व ने प्रॉमिस किया है। और इनफैक्ट ये भी बात कही है, और ये हम जानते हैं कि आरबीआई ने जो 10 ईयर्स का बॉन्ड जो होता है, उसमें उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया है। वो अराउंड 5.7% था पहले, अब वो 6.4% हो चुका है। तो एक तरह से इसको बोलते हैं टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी अडेप्ट कर ली है एक तरह से आरबीआई ने। और जैसे ही वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा यूएस में, तो हम यहाँ देखेंगे कि रेपो रेट यहाँ भी इंक्रीज करेगा। ये हम 2022 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और पांचवी, ये हम एक तरह से एक्सपेक्टेशन है हमारी, ये आशा है, ये होने वाला है। तो इसलिए दर्शकों से मुझे लगा कि ये पॉइंट भी शेयर करना इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। अंत में नरेंद्र जी, मुझे यही लगता है कि जब कुछ नहीं होता तो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा चीजें होती हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। पिछले 2 सालों से तो हमें यही शिक्षा मिलती है। जब लॉकडाउन हो रहा था, लोग काम नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे, जॉब नहीं कर रहे थे, या वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सारी चीजें बंद थी, तब अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ हो रहा था, जिसे भूचाल भी कह सकते हैं। चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे यूएस की लिक्विडिटी हो, चाहे इंडिया में आपका जॉब लॉस हो। उम्मीद है कि 2022 में बहुत कुछ हो, जिससे अर्थव्यवस्था कम से कम शांत रहे। ये इसी उम्मीद के साथ नरेंद्र जी आपसे लास्ट वर्ड्स लेंगे और इसको क्लोज करेंगे। बिल्कुल, मैं तो दोबारा मुबारकबाद दूंगा दर्शकों को नए साल की, और उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनका साल अच्छा रहे और आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। उसी में मैं ये शब्द कहना चाहूंगा जरूर, क्योंकि एक तरह से नए साल की शुभकामना के साथ बोल रहा हूँ मैं पॉइंट, कि इस सरकार के लिए है कि सरकार ही मेन रोल अदा करती है हमारे वेलफेयर के लिए, या लोगों की जिंदगी के लिए, आम आदमी की जिंदगी के लिए। उसमें सरकार को ये समझना जरूरी होगा कि बजट जो आने वाला है उसमें आम लोगों की जिंदगी का ध्यान रखें, और उनकी आम समस्याएं, रोजगार, गरीबी और वो कीमतें, इनको यदि टैकल कर लें, मतलब एक तरह से गरीबी, रोजगार और कीमत, मतलब इन्फ्लेशन, तो मुझे लगता है कि आम लोगों की जिंदगी तो आराम से बेहतर हो सकती है। उसके थ्रू यदि बजट आए, आई विश, और निर्मला सीतारमण बोल रही हैं, इनफैक्ट उन्होंने आज मान भी लिया है कि जो उन्होंने जीएसटी जो लगाया था क्लोथिंग के ऊपर या फुटवेयर के ऊपर, वो 5 से 12% कर दिया है, कर दिया था। अब दोबारा उसको 5% कर दिया है। और दूसरा, फेडरल स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट समझे, और उसमें जनरली ये डिमांड कल आई है स्टेट की तरफ से, और ये हमने न्यूज देख ही रहे थे, और ये भी विश कर रहा हूं मैं कि वो कह रहे हैं कि 5 साल के लिए दोबारा जीएसटी का उनको कंपनसेशन दें, जो कि गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन आई विश कि वो फेडरल स्ट्रक्चर जो है मजबूत रहे,
और सेंट्रल गवर्नमेंट एक कस्टोडियन का काम करे, और यदि इस तरह के फाइनेंशियल प्रेशर आ रहे हैं स्टेट की तरफ तो उनको कंपनसेट करे, और उसमें मुझे लगता है कि वो बजट में उस तरह की रिफ्लेक्शन होगी। तो आई विश, क्योंकि स्टेट यदि और फंड मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और आम लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए ये जो 3 चीजें हम बोल रहे हैं, रोजगार, गरीबी जो है दूर करना, और कीमतों को कंट्रोल करना, तो मुझे लगता है उससे नया साल बेहतर होगा, सरकार उसमें कम्प्लीमेंट करेगी। जी बिल्कुल, रोजगार, गरीबी दूर करना और चीजों को बेहतर करना, बाकी चीजें मेरे ख्याल से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो लोगों की चाहे वो इनइक्वालिटी हो या कुछ भी हो। इन्हीं सब चीजों के साथ दर्शकों को फिर से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। अब हमारा खर्चा पानी का जो भी अगला एपिसोड होगा वो नववर्ष का पहला एपिसोड होगा। नवीन जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। शुक्रिया। आपको भी, दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।